Our topic is greenhouse effect. Now, what greenhouse effect means and how it works and how it is formed और इस बात का असल में मकसद क्या है पढ़ने का, we'll study that right now. ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट आर ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है इस बात का, ये है क्या, जस्ट लाइक ऑल ऑब्जेक्ट्स अर्थ ऑल्सो एब्जॉर्ब्स एंड इमिट रेडिएशंस। वी नो कि जिस तरह सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे हमने बताया था कि ह्यूमंस और एनी मटेरियल वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, हर एक चीज कोई ना कोई रेडिएशन गिव कर रही है, ठीक है, इमिट कर रही है और दूसरे उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह ऑब्वियसली अर्थ इज ऑल्सो अ प्लेस, एन ऑब्जेक्ट, अ थिंग, तो वो भी आपके पास रेडिएशंस इमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है। Earth absorbs these high energy radiations and emit low energy radiations back in the atmosphere. Earth जो है वो बहुत high energy radiations accept करती है या absorb करती है और बहुत low energy radiations atmosphere में वापस भेजती है. But water vapors, carbon dioxide, methane and other greenhouse gases forming atmosphere absorb these heat radiations emitted by Earth and re-emit back to the Earth. Due to this, Earth warms, which is necessary for life to sustain on it. This is called greenhouse effect. अब greenhouse effect है क्या, इसको जरा समझते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अर्थ जो है, ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है। अर्थ क्या कर रहा है कि अर्थ कोई बड़ी बॉडी जैसे सन है या कोई भी चीज है, उससे रेडिएशंस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, हाई एनर्जी रेडिएशंस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है, आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और फिजिक्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही साथ कुछ एनर्जी रेडिएशन जो है वो वापस एमिट भी कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीजें हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं हमारी गैसेस। ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ की जो सराउंडिंग है, यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे आती हैं गैसेस, ठीक है। अब वो ये जो ब्लू ब्लू एरिया मैंने सारा ड्रॉ किया, यहाँ होती हैं गैसेस। अब इन गैसेस के अंदर डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं, या यू कैन से कि डिफरेंट हमारे पास इसमें गैसेस होती हैं। जैसे हमारे पास वाटर वेपर्स है, इसके अंदर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो इसमें मीथेन है और बहुत सारी और ग्रीन हाउस गैसेज होती है। सिंपल गैसेज जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसेज हमारे इन्वायरमेंट में या हवा में होती हैं। तो ये जो रेडिएशंस जो आ रही है ना, ये वाली जो रेडिएशंस जो हवा में मैं भेज रही हूँ, तो इधर जो कोई अगर कोई
पार्टिकल्स है, कोई गैसेज है जैसे मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई है, तो वो ये रेडिएशंस वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और वो री एमिट करके दोबारा अर्थ में भेज देती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ पे जो लाइफ है वो सस्टेनेबल रहती है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि वो लाइफ के हम लोग अर्थ में जो रहते हैं, अर्थ में रहने के लिए कुछ ना कुछ वो चाहिए होती है, आपको हीट चाहिए होती है। सही है, लाइफ को, जिंदगी को जीने में आपके लिए हीट चाहिए होती है। यानी हमें अगर बहुत, हमारे पास अगर हीट ना हो, बिल्कुल 0% हीट हो, तो हम तो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाए। वी कैन नॉट ब्रीथ, वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट ईट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। हमारा ब्लड फ्रीज हो जाए, द वाटर वी हैव इन आवर बॉडी वो फ्रीज हो जाए, like there would be no life possible without heat, right? तो ये जो गैसेस जो दोबारा से हीट वापस अपनी हमारे अर्थ के पास भेज रही होती है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सही, ये चीज ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अब इसका वो होता है कि अगर नहीं होता तो क्या होता? इट वुड हैव इमिटेड ऑल द एब्जॉर्ब रेडिएशंस and its temperature would have dropped to 180 degrees, minus 180, minus means ठंडा टेम्परेचर है ये, ठीक है। 180 डिग्रीज तक ये गिर जाता टेम्परेचर, इतना ज्यादा एट नाइट, इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ मून एट नाइट। वो किसके इक्वल है कि वो रात में मून का इतना टेम्परेचर हो रहा होता है, -180 डिग्री, उतना ही टेम्परेचर अर्थ का हो जाता। एट सच लो टेम्परेचर लाइफ वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड एट अर्थ। वी नो मून पे कोई भी लाइफ नहीं है, ठीक है। वो जो हम सुनते हैं कार्टून्स में कि खरगोश है मून पे, ऐसा कोई किसी कोई कहानी नहीं है। तो मून पे इसलिए लाइफ नहीं है क्योंकि वहां पे हीट नहीं है, वहां पे बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, लाइफ के नॉट सस्टेन। बट अर्थ में इस ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर, जो गैसेस उसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वजह से लाइफ इज पॉसिबल इन दी अर्थ, राइट। थोड़ी सी ये पिक्चर देख लो, इसकी एग्जांपल देखो। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस। स्पेस में जाने की बजाय वो कहाँ आ रही है? अर्थ के अंदर ही आ रही है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ के पास ही आ रही है, ठीक है, स्पेस में नहीं जा रही। सम लाइट दैट हिट अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस व्हाइल द रेस्ट बिकम हीट। कुछ लाइट या कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर बाहर चली जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो हीट की एनर्जी में, हीट फॉर्म में आके वापस अर्थ के पास चली जाती है। 6% is scattered by atmosphere, 20% is reflected by clouds, 5% is reflected by Earth's surface, and 20% is absorbed by atmosphere and clouds, and 49% is absorbed by Earth's surface। यानी ये सारा आपको एक वो बताया हुआ है कि ये अर्थ है, अर्थ में 6% जो है वो एटमॉस्फेयर में हो जाती है, क्लाउड जो है वो 20% एब्जॉर्ब करते हैं, अर्थ इसको 49% एब्जॉर्ब करती है, फिर 5% अर्थ इसको वापस रिफ्लेक्ट करती है। हमने पढ़ा था ना, वो हाई एनर्जी लेते हैं और लो एनर्जी गिव आउट करते हैं। तो 49% वो एब्जॉर्ब करती है अर्थ, और सिर्फ 5% जो है वो वापस निकालती है, ठीक है। और बाकी जो 20% कुछ अर्थ क्लाउड्स की वजह से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, ठीक है। ये एक तरह से बता रहे हैं कि जो सन से एनर्जी आ रही है, सन के पास जो एनर्जी आ रही है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। अच्छा, human activities like burning of fossil fuels, coal, wood, oil, and natural gas has large number of vehicles on roads generating smoke, many industrial and agricultural activities producing methane and nitrogen, and deforestation, which reduces the number of trees that can absorb carbon dioxide, have increased the concentration of greenhouse gases in the atmosphere। अब हमारे लिए फायदेमंद तो थी ग्रीन हाउस, लेकिन कुछ मसले भी आने शुरू हो गए। कैसे? कि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि हम कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, ऑयल जलाते हैं, नेचुरल गैस होती है, उसकी वजह से बहुत सारे जो फ्यूम्स हवा में उड़ रहे हैं, तो वो सारी गैसेस भी हवा में जा रही है। फिर लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड जनरेटिंग स्मोक, जो बहुत सारी व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से, यानी गाड़ियां, बाइक्स एंड ट्रक्स एंड एटसेट्रा, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे पास क्या आ रही है, गैसेस आ रही हैं या रेज आ रही हैं, ये गैसेस आ रही हैं। तो वो सारी चीजें किस तरह से होंगी, वो सारी चीजें क्या होंगी, वो हमारे पास अम, वो हमारे इन्वायरमेंट में चली जाएंगी। फिर मैनी इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग मीथेन एंड नाइट्रोजन, फिर इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहा है, एग्रीकल्चर में काम हो रहा है, उसकी वजह से मीथेन और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और डिफोरेस्टेशन क्या मतलब क्या होता है कि आपकी जो हम दरख्त जो तोड़ते हैं, जो दरख्त काटे जाते हैं, तो दरख्त काटने की वजह से दरख्त
किस लिए हमारे फायदेमंद है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं। बट अब अगर पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इन्वायरमेंट में ज्यादा रहेगी, वो ट्रीज है ही नहीं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसकी वजह से इन सारी गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन ट्रैप बाय द ग्रीन हाउस गैस हैव इंक्रीज। तो फिर अब जो थर्मल रेडिएशन जो कि गैसेज अर्थ से एब्जॉर्ब कर रही थी वो ज्यादा हो जाएंगी। दिस हैज इंक्रीज अर्थ एवरेज टेम्परेचर, जिसकी वजह से अर्थ का जो एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर एक रह रहा था जो 37 या समझो कि 25 डिग्रीज अगर रह रहा था, तो वो अब ज्यादा रहने लगा है, यानी कि अब गर्मी ज्यादा होने लगी इन गैसेस के अंदर जो हीट उन्होंने एब्जॉर्ब की इस वजह से। ठीक है। The gradual increase in the temperature of Earth's atmosphere and ocean is called global warming. तो ये जो इंक्रीज हुआ है अर्थ के और ओशन की एटमॉस्फेयर में, जो हवाओं में और टेम्परेचर में, दिस इज बेसिकली व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज। दिस हायर टेम्परेचर इज अफेक्टिंग आवर इकोसिस्टम, वेदर पैटर्न चेंज हो जाता है इससे, हमें सर्दियों में भी जो है वो गर्मियाँ लग रही होती हैं, राइट। इससे जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मियों गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने शुरू हो जाती है, ह्यूमन हेल्थ चेंज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दे वी आर फेसिंग इफेक्ट्स लाइक फ्लडिंग, ह्यूरिकेन, एक्सट्रीम रेनफॉल, ड्रॉट्स, एंड लेट्स डिस्कस देयर कॉजेज। अब ये मतलब कह रहे हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें कॉज हो रही हैं, फ्लडिंग, सैलाब आना, तूफान आना, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो जाती है, या फिर कहीं कहीं बिल्कुल ही जो है वो ड्राउट्स कहते हैं, बिल्कुल सूखे सूखी एरियाज जो होते हैं। ठीक है। तो ये सारा हम लोग फेस करते हैं। अब इनकी वजूहात क्या है, हम इसको जरा डिस्कस करते हैं। फ्लडिंग का क्या रीजन है, दिस इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉजिंग फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर which is increasing the sea level. Rising sea level is a threat to coastal area life as it is increasing flooding and erosion of land. अब ये क्या सारा सिस्टम चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर किसको कहते हैं, जो बर्फ वाले पहाड़ होते हैं। ठीक है, ये बर्फ होती है इसके ऊपर, ये सारी बर्फ जो है वो मेल्ट हो रही है हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से वो मेल्ट होके तो पानी है, पानी जाएगा समंदरों में, समंदरों की वजह से जो समंदर होगा, तो समंदर के लेवल अगर इतना है तो वो इतना बढ़ गया। इतना बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि वो अगर घर हमारे पास इस लेवल पे, समंदर के लेवल पे, तो देखो इतना ऊपर पानी आ गया, तो वो समझो एक तरह से सैलाब आ गया, तो वो उसकी जितना ज्यादा होता रहेगा उतना वो फ्लड की शक्ल में आता रहेगा। जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं तो जाना ही है, तो उससे आपकी सैलाबी सूरत जो है वो आ जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर आते हैं ह्यूरिकेन्स। अब ह्यूरिकेन्स क्या होते हैं, तूफान। ग्लोबल वार्मिंग हीट्स अप द ओशंस गिविंग ह्यूरिकेन्स मोर एनर्जी। ठीक है, ओशन को हीट अप करते हैं तो ह्यूरिकेन और ज्यादा एनर्जाइज होते हैं, यानी जो तूफान होते हैं वो उसमें और ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। दिस मेक्स देम स्ट्रॉन्गर विद फास्टर विंग्स एंड हैवियर रेन। वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर, सो ह्यूरिकेन्स कैन ड्रॉप इवन मोर रेन। तो जो गर्म हवा होती है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर को कंटेन कर सकती है, इसलिए बहुत तूफानों में बहुत तेज बारिश, तूफानी बारिशें भी होती है, तो वो इसकी वजह से भी हो सकती है। रेनफॉल, रेजिंग टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हैव इंक्रीज्ड इवेपोरेशन। ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हुआ है तो जो समंदर में से पानी हो ज्यादा ज्यादा सूख सूख के ऊपर ज्यादा इवेपोरेट हो रहा है, तो उतनी ज्यादा वो क्लाउड्स में जमा हो रहा है, और उतनी ज्यादा जो है वो एटमॉस्फेयर क्लाउड्स हैं टकराते हैं, तो उतनी ज्यादा आपके पास बारिश होने लगी है। ठीक है। फिर आपके पास डाउट है, ड्यू टू ग्रेटर इवेपोरेशन रेट वाटर इन सॉइल एंड प्लांट्स इज डिक्रीजिंग। अब इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है जमीन पे पानी कम हो रहा है, जब तक बारिश हो रही है उससे पहले तो कुछ इलाके ऐसे होंगे ना जो बिल्कुल सूख जाए, बिल्कुल वहां पानी ना मिल रहा हो। इट इज कॉजिंग द लैंड टू गेट ड्रायर एंड मेकिंग इट हार्डर फॉर प्लांट्स टू एक्वायर इनफ वाटर टू ग्रो हेल्दी। वाइल्ड फायर कैसे होते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आर डाइंग मोर ट्रीज, वेजिटेशन, bushes, increasing amount of fuel available for fires. If a fire starts due to lightning or human activity, it can quickly spread over large area, becomes uncontrollable. This results in huge amount of smoke, significantly decreasing air quality. इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे पास एक वाकया हुआ था लॉस एंजलिस में, जो पूरे फॉरेस्ट में आग लगी थी, और अभी कुछ दिनों पहले इसराइल में भी आग की उसके फॉरेस्ट में भी आग जो है वो लगी है। तो व्हाट इज द रीजन इज कि वहां पे ये फॉरेस्ट में जो खुद से आग लगने का यही मतलब होता है कि थोड़ी सी भी अगर चिंगारी या कोई चीज मिलती है तो वो इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है कि वो बहुत तेजी से जो है ना वो पूरी आग फैलने लगती है, क्योंकि वो गैसेस, आग को तो गैस चाहिए होती है जलने के लिए, ऑक्सीजन और बाकी फ्यूल्स इसको मिल रहे होते हैं, तो वो मिल रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली अनकंट्रोलेबली जो है वो फैल रही होती है। ठीक है। अच्छा, फिर एक और रीजन क्या है, विंटर स्टॉर्म्स। विंटर स्टॉर्म्स में क्या होता है कि विंटर स्टॉर्म्स आर इवन इन लाइक स्नो, इवेंट्स लाइक स्नो, किस तरह से,
like sleets and freezing rains with strong winds. विंटर स्टॉर्म में क्या होता है बेसिकली, जो आपकी जो स्नोफॉल होती है ना वो बारिश की तरह बह रही होती है और बहुत तेज बह रही होती है, ऐसे कि आपके मुंह पे छींटे पड़ी होती हैं, यू कैन नॉट बेयर इट। लाइक नॉर्मल स्नोफॉल अगर हम देखते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट सी और बहुत स्लोली हो रही होती है, लेकिन विंटर जो स्टॉर्म्स होते हैं उसमें बहुत कुछ हमने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वहाँ बहुत ज्यादा जो है आपकी लाइक यू कैन नॉट इवन वॉक, यू कैन नॉट शो योर फेस। तो ये चीजें, ये भी सारा कुछ वेदर क्लाइमेट की चेंजिंग की वजह से ही होता है कि जिस तरह से हमारा टेम्परेचर क्या कहते हैं चेंज हो रहा है, और जिस वजह से ही जो हमारे जो मॉइस्चर है टेम्परेचर में वो इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से हैवियर स्नोफॉल हो रहा है। ठीक है, we have to take steps to fight the effects of this global warming. We have to stop deforestation and increase forestation on the globe, which are natural carbon dioxide absorbing source. This can reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere. अब हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, सेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन हमने स्टॉप कर दी, ठीक है, ताकि ट्रीज रहें, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाए, to reduce the carbon dioxide. Then we have to find such energy efficient sources which release no or minimum greenhouse effect. ऐसे हमने एनर्जी सोर्सेज देखने, ऐसे ही हमने एक्सपेरिमेंट्स करने कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी वेस्ट ना हो रही हो, या बहुत ज़्यादा मेरे पास डिफरेंट गैसेस ना प्रोड्यूस हो रही हो। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज में से बहुत ज़्यादा फ्यूम्स उड़ रहे होते हैं, तो कोई ऐसा हम देखें, कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करें, ऐसे कोई मेथड देखें जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूमिंग ना हो रही हो। ठीक है, besides this, we have to adapt with this global warming condition as well, make resilient infrastructure which could sustain the extreme weather events. फिर हमने इस ग्लोबल वार्मिंग के होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हमने इसको चेंज करना होता है, बहुत सारी हमने इसको लाइक अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर्स हैं तो हम घर इस तरह से बनाएं कि वो आसानी से टूटे ना इन कंडीशन की वजह से। फिर फ्लडिंग की वजह से हम घर थोड़े से ऊंचे बनाएं कि सैलाब अगर आता भी है तो हमारे घरों में ना घुसे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें, और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रिजिलियंट मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि वो इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को केटर कर सके, या इससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है कि recent heat waves and floods in पाकिस्तान ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ये हमने देखी होंगी कुछ चीज़ें, अभी 2022 की बात हो रही है कि हीट वेव मई जून में आए थे। डिवास्टेटिंग हीट वेव ग्रिप पाकिस्तान एंड इंडिया विद टेम्परेचर एक्सीडिंग 51, कि हमने देखी थी कि बहुत ऐसी गर्मी आ रही थी कि इट वाज कम्प्लीटली लाइक हीट वेव्स आ रही, हीट स्ट्रोक्स हो रहे, लोग मर रहे हैं गर्मी से, इस तरह की गर्मी आने लगी। फिर डिवास्टेटिंग फ्लड्स भी आए, सैलाब आया हमारे पास 2022 में, अभी रिसेंटली सैलाब आया था। Severe monsoon rains and rapid glacier melt both influence climate change, cause disastrous floods in the whole country, especially province in major country areas of Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan and some areas of Punjab. तो इस तरीके की हमें एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलती हैं, तो अब हमें समझ में आता है कि अच्छा व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक।